हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 6 दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। दहन का मतलब आपको पता है कि जो जलता है वो दहन होता है, और ज्वाला जो ज्वाला निकलती है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। आपको पता है कि हम उद्योगों में भी कई प्रकार के ईंधन का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोयला है, इथेनॉल है, या फिर प्राकृतिक गैस है, और वाहनों में भी। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के बारे में बता सकते हैं? तो होते हैं ना, हम लोग प्राकृतिक ईंधन गैस का, एलपीजी का उपयोग करते हैं। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? तो पेट्रोल सबसे पहले, डीजल, है ना, और फिर मिट्टी का तेल भी कहीं कहीं यूज़ होता है। गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी आदि। ठीक है, इतनी जो ईंधन है वो हम घर में हमारे आसपास यूज़ करते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं? मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर होता है? देखा है आपने? कोयला जो है वो लाल लाल होके जलता है, जिसकी ज्वाला नहीं निकलती, और मोमबत्ती है उसकी बहुत बड़ी ज्वाला निकलती है। अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम मोमबत्ती जलाते हैं ना, वो पूरे घर को रोशनी से भर देती है। ठीक है, लेकिन कोयला ऐसा नहीं होता, वो लाल लाल होके जलता है अंदर अंदर। शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। ठीक है ना। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम उत्पन्न होने वाले प्ररूपों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दहन क्या है। दहन क्या है? तो कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। अपने हमने कक्षा 7 अध्याय 6 में, है ना, मैग्नीशियम की पट्टी जलाई थी, याद है? हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब वो जो भस्म बन जाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। किससे क्रियाकलाप करके? तो ऑक्सीजन से। और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रकाश मतलब तेजस्वी प्रकाश। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। किस तरह से? तो कोयले के टुकड़े को हमें सांडसी की मदद से पकड़ना है और मोमबत्ती अथवा बंसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाना है और उसको जलाना है। ठीक है, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता तो है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। वो भी लाल लाल तो हो ही जाता है ना, और जलता भी है और ऊष्मा भी देता है, मतलब गर्मी भी देता है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो मैग्नीशियम की पट्टी जलाने पर जो सफ़ेद प्रकाश निकलता है ना, तेजस्वी, उसका चित्र है। ठीक है, मतलब कि मैग्नीशियम का दहन है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उस वो दहन कहलाता है। ठीक है, यह दहन की व्याख्या है, याद रखिए। रासायनिक प्रक्रम, यहाँ रासायनिक प्रक्रम होता है, भौतिक नहीं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, तो रासायनिक प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर किस वायु का उपयोग होता है जलने के लिए? ऑक्सीजन। सदैव कि कोई भी पदार्थ जलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता ही है। ऑक्सीजन ना हो तो पदार्थ नहीं जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, उसको दहन कहलाता है, मतलब दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। मतलब कोई भी पदार्थ जलता है, कोयला जलता हो या मैग्नीशियम की पट्टी जलती हो या लकड़ी जलती हो या गैस जलता हो या पेट्रोल या मिट्टी का तेल, जो भी पदार्थ का दहन होता है उसको दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं और हम ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है, ईंधन कैसा भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो जब भी हम कहीं किसी पदार्थ का दहन मतलब उसको जलाते हैं, तो वो ज्वाला ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न करता है।
ठीक है? मतलब बहुत सारी लकड़ी जलाओ तो अच्छे से ज्वाला निकलेगी, लेकिन एक मोमबत्ती जलाओ तो एक ही लौ निकलेगी, है ना? और प्रकाश भी उत्पन्न होगा ही होगा। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है, तो समझ सकते हो आप कि कोई भी पदार्थ जो जलता है उसको दाह्य पदार्थ कहा जाता है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, ठीक है? हम भोजन ना खाएँ तो क्या होगा? हमें शक्ति नहीं मिलेगी। तो हमने आगे कक्षा 7 में पढ़ा था कि भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। मतलब भोजन खाने पर वो जो पाचन होती है उसमें रासायनिक प्रक्रिया होता है और हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना? आगे देखिए, ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये हमने कक्षा 7 में सीखा था, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप है 6.1 उसमें हमें चाहिए स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशे आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक-एक कर जलाएँ। यदि यह पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा उन्हें अदाह्य दिखाइए। चलिए, ये क्रियाकलाप आपको घर पे करना है। आप अपनी मम्मी-पापा के अंडर में ये कर सकते हो। सबसे पहले लकड़ी जलाओ, क्या वो जलेगी? हाँ, तो यहाँ पर दाहिए में उसके लिए निशानी करिए, इस तरह से, ठीक है? कागज़ वो जलेगा, दाह्य पदार्थ है। लोहे की कील नहीं जलेगी, अदाह्य है। मिट्टी का के तेल दाह्य है, पत्थर का टुकड़ा अदाह्य है। स्ट्रॉ दाह्य है अगर वो प्लास्टिक की हो, कास्ट कोयला दाह्य है, माचिस की तिल्लियाँ दाह्य है, काँच है वो अदाह्य है। तो इस तरह से आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का पता है ना मतलब? वर्गीकरण मतलब अलग-अलग करना। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएँ जिनमें दहन होता है। ठीक है? वो कौन-सी परिस्थिति है कि जिनमें दहन होता है? तो उसके लिए हमें एक और क्रियाकलाप करना है, क्रियाकलाप 6.2 सावधानी ये रखनी है कि मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए क्योंकि आपको पता है कि मोमबत्ती जलते-जलते पिघलती है, तो अगर मोम आपके हाथों पर गिर जाए तो आप जल सकते हो। एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए इस तरह से देखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। यहाँ पर एक मेज है और मेज के ऊपर चिमनी तो पता है ना आपको ऊपर और नीचे से खुली रहती है। क्यों? तो अ, उससे क्या होता है कि हवा नहीं लगती और मोमबत्ती आसानी से जल सकती है। तो यहाँ पर पहले पहले चित्र में क्या किया है देखिए। पहले चित्र में हमने जो चिमनी रखी है, वो रखने से पहले यहाँ पर वो लकड़ी का टुकड़ा रखा है 2। तो उससे क्या होगा, हवा नीचे से भी जाएगी और हवा ऊपर से भी आएगी। और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, दाह्य होने के लिए, दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो अच्छे से वायु इसको मिलेगी जलने के लिए, ठीक है? अब ज्वाला को क्या होता है, तो ज्वाला आराम से जल रही है। अब लकड़ी के गुटके हटा देना है दूसरे प्रक्रम में। दूसरे क्रियाकलाप में अ, लकड़ी के जो नीचे कुटके रखे थे ना वो हटा देना है और चिमनी की अब हवा कहाँ से लगेगी? सिर्फ़ ऊपर से लगेगी, सिर्फ़ ऊपर से लगेगी, ठीक है? ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? अब सुई में क्या है, ऊपर से भी बंद कर देना है। देखो लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है ना, तो अब उसको क्या नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा। तो अब देखिए कि क्या होता है। तीनों स्थिति में क्या होता है, तो पहली में तो आराम से लकड़ी जल रही थी, ठीक है? और तो दूसरे में क्या हुआ, जब हमने नीचे से लकड़ी के कुटके निकाल दिए, तो ज्वाला कंपन करती हुई जलने लगी और फिर बुझ जाती है। क्या यह कंपन करती है और धुआँ देती है और धुआँ भी निकलने लगा? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों की ओर से वायु मिल रही थी, तो मोमबत्ती आसानी से जल रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे से गुटके निकाल दिए, तो क्या हुआ, अब वायु सिर्फ़ ऊपर से मिल रही है, तो वो धुआँ निकालती हुई हिल-डुल कर जल रही है। और तीसरे में हमने ऊपर और नीचे दोनों तरह से वायु बंद कर दिया, तो क्या हुआ, मोमबत्ती की ज्वाला जो है, वो धीरे-धीरे कंपन करती हुई बुझ जाती है। मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ दहन नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी पदार्थ को दहन करने के लिए वायु मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमने निष्कर्ष निकाला ना, ये आप लिख सकते हो प्रयोग में भी, ठीक है? यहाँ पर प्रयोग बाद में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जब भी प्रयोग पूछा जाता है तो हमें यहाँ कौन-कौन से साधन देखे? हमने 2 लकड़ी के कुटके देखे, 1 मोमबत्ती देखी और 1 चिमनी देखी, और एक ऊपर ढकने के लिए लकड़ी का टुकड़ा देखा, और एक 3 मेज देखी, ठीक है? और 3 मोमबत्ती। तो ये आपको याद रखना है। और निष्कर्ष क्या निकलेगा कि वायु की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ दहन नहीं कर सकता। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है, और अवस्था सी में ज्वाला बुझ बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। समझे? चलिए आगे देखिए। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? हाँ, सूर्य जो है, वो करोड़ों सालों से एक धगधगता गोला है। मतलब वो जलता रहता है हमेशा, और वो स्वयं ही जलता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। नाभिक्रिया मतलब उसके केंद्र से ही ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। अब इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, तब हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 6.3। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखना है। ठीक है? क्या देखना है? इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो गया? क्योंकि हमने अभी-अभी एक देखा कि क्रियाकलाप देखा कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उसके ऊपर प्लास्टिक या कांच का जार ढक देने से उसको वायु मिलनी बंद हो गई, तो वो जलना बंद हो गया। समझे? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं, तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आपको पता है ना, ये मम्मी पापा से सुना होगा आपने। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति जल जाती है, तो आपको पता है कि हमारा शरीर चर्बियों से बना है, ठीक है ना? तो हमारा शरीर भी जब हमें आग आग पकड़ लेती है, तो हमारा शरीर भी जलने लगता है, वो आराम से जलने लगता है, ठीक है? तो जलने के लिए एक तो कपड़े हमने ऐसे पहने होते हैं और हमारा शरीर भी जलता है। तो हमें आपको पता है कि जलने के लिए हमेशा वायु की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कंबल हमें ओढ़ा दिया जाता है, मतलब जलते हुए मनुष्य पर कंबल डाल दिया जाए, व्यक्ति पर कंबल डाल दिया जाए, तो क्या होगा, वो उसका वायु से संपर्क टूट जाता है। मतलब अंदर नई वायु नहीं जा पाती। इसीलिए थोड़ी देर में आग बुझ जाती है। समझे? अब आगे देखिए। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? तो हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं उसके खुरदुरे भाग पर, तब माचिस जलती है, पता है ना? आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं, तो क्या यह जल उठता है? नहीं, थोड़ी देर हम माचिस उसके पास पकड़ते हैं, तो उसका ताप
तक पहुँचने के बाद वह जलता है ना? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? इतनी आसानी से नहीं जलता। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो यहाँ पर देखिए जलती हुई आग, पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं। इस साल तो बहुत सारी आग लगी। आज भी आग चालू है कैलिफ़ोर्निया में, जहाँ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में, अमेज़ोनिया में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी थी जिसमें बहुत सारा नुकसान हो गया जंगल का, प्राणी का, जान-माल का और लोगों के घर भी जल गए, है ना? तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है, ठीक है? घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च करके ये आग जलते हुए जंगल को देख सकते हो, ठीक है? लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही।